अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अब्सार आलम लाइव। आज डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत से मौज़ूआत पे बात की है, लेकिन सबसे जो अहम जिसको आज हम अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे वो है जनरल फैज़ हमीद और उनका कोर्ट मार्शल। उससे मुताल्लिक कुछ फैक्ट्स हमारे सामने रखे हैं और वो फैक्ट्स उनमें से शायद काफ़ी सारी चीज़ें हम कल के अपने पॉडकास्ट में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उनको ही आज फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आपकी दी हुई खबरों की तस्दीक हो गई DGISPR की तरफ से बहुत सारी। बिल्कुल, और शुरू कर लूँ यहाँ से ही कि उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद पर मबनी इंक्वायरी हुई और उसके बाद ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का प्रोसेस है इसका आगाज़ किया गया। ये कल हाँ, आपने हमें बताया भी है। ये ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको एक और अहम खबर बताऊं इससे पहले कि हम इस पे बात करें, और वो ये है कि परसों कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पूरे मुल्क के तमाम कोर कमांडर्स, आर्मी चीफ, DGISI, DGMI और जो कुछ सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं वो वहाँ मौजूद थे। और उस कॉन्फ्रेंस में, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, जो समरी ऑफ एविडेंस है जनरल फैज़ के क्राइम्स की वो पेश की गई। उस पर सैर हासिल बहस हुई और उसके साथ जो सबूत हैं, जो शवाहिद हैं जिनका आज जिक्र किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबूत अलग हैं, शवाहिद अलग हैं। अच्छा। सबूत तो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आपके डिवाइस से हैं या लिखे हुए पेपर्स हैं या और कोई CCTV कैमरे से हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, आपके फ़ोन की जो मॉनिटरिंग होती है वो हैं। लेकिन शवाहिद में वो गवाह हैं जो बहुत सारे, जिनमें से जनरल फैज़ के साथ काम करते रहे हैं, उनके ट्रस्टेड लोग, और उनकी गवाही जो है, शहादत जो है उनकी, वो भी केस का हिस्सा है। उसके बारे में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ किया गया और फिर उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस पेश की गई और सारा इसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई और अप्रूवल हुई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से कि ये मामलात जो हैं इसको आगे लेके अब चलना चाहिए। तो उसी के फॉलोअप में ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अच्छा, आप इसको कैसे देख रहे हैं जो इन्होंने ये सारी जनरल फैज़ हमीद से मुतालिक जो भी सारी तफसीलात हैं आज उनमें से बेशतर लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं और ये बता दिया है कि किस तरीके से प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जो केस की तफसीलात हैं बेशतर तो नहीं है उन्होंने अभी तक शेयर की। उन्होंने प्रोसीजर पे बात की है, उन्होंने आइन और कानून पे बात की है। और ये बात, मैं आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रद्देमल बताना चाहता हूँ जो खान साहब ने आज जेल में दिया है। और क्योंकि उन्होंने जो बात की है वहाँ मीडिया के, तो उससे लग रहा था कि वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। अच्छा। इस सारी डेवलपमेंट से, और उसकी डिस्टर्बेंस की वजह मैं आपसे अभी बात करूंगा जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अल्फाज से भी पता चली है। तो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्ब हैं, उतना एग्रेसिवली बात नहीं कर रहे जितना एग्रेसिवली वो बात किया करते थे। ये पिछले 2-3 दिन से लो हैं काफ़ी। तो इससे लग रहा है कि उनको अंदाज़ा है आने वाले वक्त का। और जो आपने अभी जो सवाल पूछा है उससे भी ये जाहिर है, बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चन एक रिपोर्टर ने पूछा है कि आप बताएं ये जनरल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI नवीद मुख्तार के अंडर भी तो काम किया हुआ है ना जनरल फैज़ ने, तो वो कैसे फिर उनको यहाँ तक पहुँचाने वाले वो लोग हैं, तो उन्होंने प्रमोट भी उनको किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने। तो उस पर उनका जो जवाब शुरू हुआ ना DGISPR का, उन्होंने कहा कि DGISI जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त थे इमरान खान। तो अब आपको समझ आई कि खान साहब का मोरल क्यों डाउन है, वो डिस्टर्ब क्यों है। क्योंकि DGISPR ने आज बहुत वाज़ेह हिंट दे दिया है कि अगली बारी इमरान खान की आएगी, क्योंकि जनरल फैज़ ने जो कुछ किया है और सियासी जमात, उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि वो मखसूस सियासी जमात के लिए कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ काम किया फैज़ हमीद ने। ये DGISPR के अल्फाज हैं। इल्ज़ाम है फैज़ हमीद ने मखसूस सियासी अनासर की इमा पर कानून की हदूद से तजावुज़ किया। अब ये जो दो बातें की हैं ना उन्होंने, तो सियासी जमात कौन सी है? PTI के चेयरमैन कौन थे? इमरान खान। वज़ीर आज़म कौन थे? इमरान खान। तो उनके कहने पे, ये उनके पास सबूत है ना, मैंने आपको बताया ना, सबूत भी हैं, शवाहिद भी हैं।
उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है। तो और साथ उन्होंने एक और बाद में जो सवाल हुआ जिसमें ये पूछा गया कि आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में किसी सिविलियन पे कैसे मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी इमरान खान की तरफ। तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि आर्मी एक्ट के अंदर है कि अगर आर्मी एक्ट के जो आर्मी के मुलाजमीन हैं उनके साथ मिलकर कोई सिविलियन या किसी भी और इदारे का फ़र्द जो नॉन आर्मी प्लेयर है, वो उसके साथ मिल के कोई ऐसा काम करता है जो आइन और कानून से मुतजाविज़ है, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो ना सिर्फ आर्मी एक्ट के तहत उस फौजी के खिलाफ एक्शन होगा बल्कि उस दूसरे गैर फौजी के खिलाफ भी एक्शन होगा। ये आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि कानून अपना रास्ता बना लेगा जब वक्त आएगा। तो वो वक्त बहुत करीब है और इसमें बहुत वाज़ेह इशारे हैं कि जनरल फैज़ ने जो कुछ बता दिया है, जो सबूत और शवाहिद हैं, उसमें इमरान खान को किसी भी वक्त मिलिट्री कोर्ट के सामने ले जाया जा सकेगा और ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और जहाँ तक बात है जनरल कमर जावेद बाजवा की और साबिक DGISI नवीद मुख्तार की, नवीद मुख्तार का तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि जनरल फैज़ डायरेक्टली कमर जावेद बाजवा जो उस वक्त साबिक आर्मी इस वक्त साबिक आर्मी चीफ़ हैं, उस वक्त आर्मी चीफ़ थे, और इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको डायरेक्टली रिपोर्ट किया करते थे। तो नवीद मुख्तार वॉज फिगर है DGISI, ये उनको खुद ही चाहिए था, वैसे इतने बड़े ओहदे पे बैठे थे तो उनको इस तरह फिगर हेड बन के नहीं बैठना चाहिए था, अपनी अथॉरिटी यूज़ करते या जिम्मेदारी लेते या छोड़ देते। तो ये इस पे उनके ख़िलाफ़ कोई क्या कह सकता है सिवाय इसके कि हम अफसोस ही कर सकते हैं कि ऐसे लोग इतने बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं और फिर अपना काम और आइन और कानून के मुताबिक नहीं करते। लेकिन साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा इज़ नॉट आउट ऑफ ग्रे येट। उनको अभी कुछ मसाइल का सामना है और उसमें टॉप सिटी का केस टॉप पे है। फैज़ के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, बाजवा ने कितनी बातों की अप्रूवल दी उन्होंने। ये बाजवा की और फैज़ की रिटायरमेंट के बाद तो ऐसी कोई शहादत नहीं है। तो एक ही है ऐसा मौका, टॉप सिटी वाला केस, जिसमें जो पैसों का लेन देन हुआ है, जो प्रेशर डाला गया है टॉप सिटी वालों पे, उसमें कमर जावेद बाजवा या उनके किसी रिश्तेदार की कितना किरदार था, कितना अमल दखल था और उसके नतीजे में क्या हुआ, ये बात अभी क्लियर नहीं हुई। ये फैज़ उसका कितना सच मानता है, कितना दूसरे पे डालता है, अपने सीनियर पे, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो कमर जावेद बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे तो उनके भाई को PIA बर्मिंघम का हेड बनाया गया। इकबाल जावेद बाजवा उनका नाम है, तो उनको बनाया गया वहाँ का हेड और उस वक्त ये ख़बरें आई भी थी। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, उस वक्त वो स्याह और सफ़ेद के मालिक थे। बाजवा साहब और फैज़ साहब की, इमरान साहब की एक एम्पायर थी जिसमें वो लोगों को वो फैसला करते थे किसको ज़िंदगी देनी है, किसको मौत देनी है। तो उस वक्त उनको लगा दिया गया और आज अब ख़बर आई है कि उनकी FA की डिग्री जाली है, इकबाल जावेद बाजवा साहब की, जो भाई हैं साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के, और उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। पहला केस नहीं है पाकिस्तान में जाली डिग्री का, लेकिन जी ये जज साहब भी जहांगीरी, तारिक महमूद जहांगीरी, क्या ना, सरदार तारिक महमूद जहांगीरी, तारिक महमूद जहांगीरी के बारे में भी ये बात आई है कि जाली डिग्री है। तो वक्त जब बुरा आता है ना, तो फिर जो स्केलेटन पड़े होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ताकत हो तो खुदा ना बने। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान जो डायलॉग हुआ था, उसमें भी नमरूद ने कहा था अना अहयी व उम्मीद, कि ज़िंदगी और मौत की वजह मैं हूँ। तो उसने फिर दो लोगों को बुलाया जिनको सज़ाए मौत हो चुकी थी, उन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने साबित करने के लिए कि ज़िंदगी और मौत मैं देता हूँ। एक की गर्दन उड़ा दी और एक को छोड़ दिया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा देखो मैंने एक को मौत दे दी, एक को ज़िंदगी दे दी। तो बाजवा, फैज़ और इमरान खान भी कभी अपने आप को ये समझा करते थे। अब देखें अब भाइयों तक भी बात पहुंची हुई है और कहाँ कहाँ बात पहुंची हुई है। सवाल यहाँ पे आपसे पूछूं, जो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का अमल जो शुरू हुआ है और आज जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें जिस तरह से इमरान खान साहब की तरफ एक इशारा किया गया कि उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है,
जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई है, या ये आप समझते हैं कि ये जो एक पर्पस था इसके पीछे, वो इस प्रोसेस तक आना था, इमरान पर्पस क्या? खान तक आना था, आप जो कह रही हैं कि इमरान खान तक आने के लिए जनरल मिलिट्री फैज़ का ट्रायल? रास्ता चुना गया? मेरा नहीं ये ख्याल। अच्छा। बात ये है कि जनरल फैज़ ने इतने क्राइम किए हुए थे, और जो 9 मई को जो हुआ है, असल जो झगड़ा है ना, जहाँ से जनरल फैज़ ने ओवर एस्टिमेट किया अपने आप को, अपने नेटवर्क को, अपनी ताकत को, अपनी ख्वाहिश को, एम्बिशन जिसे कहते हैं, वो 9 मई का वाक़या था, जिसका हम कल बहुत तफसील से जिक्र कर चुके हैं, जिसमें म्यूटनी ना सिर्फ आर्मी चीफ के खिलाफ थी, बल्कि कुछ ऐसी जगहों पर कब्जा करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश थी, जिसके बाद जाहिर है हालात बहुत ख़राब हो जाते। ये जो उन्होंने काम किया है ना, और यह रिटायर होने के बाद जारी रखा। देखिए, आपने रिटायरमेंट से पहले बहुत, मैंने आपको बताया ना कि ज़िंदगी और मौत की बातें करते थे, तो कर लिया आपने, आपने वर्दी उतारी है, रिटायर हो गए, आप चले जाएं, बहुत माल कमाया हुआ है, आप याशी करें, और भी तो आपके लोग कर ही रहे हैं ना याशी, तो आप भी कर लेते, लेकिन नहीं, उनकी ख्वाहिशात बहुत बुलंद थी, उन्होंने इससे आगे जाना था, तो वो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने एक काम जारी रखा, जिसका क्लाइमैक्स 9 मई था। उसमें जो वो फंस गए हैं ना, तो फिर दूसरे गड़े मुर्दे भी उखड़े हैं, और अब सबूत उनके खिलाफ इतने हैं कि वो बच नहीं पाएंगे, और वो सबूत जाहिर है वो किंग पिन है इस सारे नेटवर्क में, जो इमरान, बाजवा और फैज़ का था, तो उस किंग पिन को जब वो पकड़ा गया, तो जाहिर है उस पर सबूत इतने निकले हैं कि इमरान खान उसके लपेटे में आएंगे, क्योंकि इमरान खान के साथ रिटायर होने के बाद भी राब्ते में रहे हैं, अली मीन गंडापुर के साथ राब्ते में रहे हैं, पीटीआई की बहुत सारी लीडरशिप के साथ ये तो राब्ते कल में रहे रऊफ हैं। हसन साहब ने भी कहा है ना कि हमारा राब्ता ऑन एंड ऑफ था जी, जनरल और फैज़ आप से। देखेंगे कि एक महीने 4-5 वीक्स के अंदर अंदर मजीद आम गिरफ्तारियां होंगी, अच्छा। आम लोगों की, और इसी इसी ये जो जनरल फैज़ का जो कोर्ट मार्शल इदारे चल के रहा है, अंदर के लोगों की? इदारे के अंदर के रिटायर्ड लोगों के भी बहुत सारे तो ऑलरेडी कस्टडी में हैं, और एक कर्नल लियाकत हैं जो इस्लामाबाद डेट के इंचार्ज होते थे, वो लंदन में हैं इस वक्त, लेकिन वो लंदन जाने से पहले वो इतने सबूत दे के गए हैं कि केस बहुत मजबूत हो गया जनरल फैज़ का, जनरल फैज़ के अच्छा। ख़िलाफ़, और वो इस शर्त पे गए हैं कि वापस आएंगे, ज़ाहिर है उनको इजाज़त मिली है जाने की, और लेकिन सबूत वो दे गए। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जनरल फैज़ के इर्द गिर्द, इदारे के लोग, जो वादा मुआफ़ गवाह बन रहे हैं, और उन्होंने तमाम सबूत, तमाम शहादतें प्रोवाइड कर दी हैं। फिर जनरल फैज़ के अपने मोबाइल फ़ोन से, घर से, फार्म हाउसेस से, और बहुत सारी जगहों से इतना सबूत इकट्ठा हो गया है, और जो जेल सुपरटेंडेंट, डिप्टी सुपरटेंडेंट जो गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जो सबूत मिले हैं, तो अब ये केस इतना मजबूत है कि ये अगले 4-5 हफ्तों की मैं जो बात कर रहा हूँ, इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे, जो आर्मी एक्ट की आज उन्होंने बात की है ना DGISPR ने, कि आर्मी एक्ट के तहत जो किसी फौजी या साबिक फौजी के साथ मिल के कोई साजिश करे या कोई गैर कानूनी, गैर आईनी काम करे, तो वो भी आर्मी एक्ट के तहत बुक होगा, तो उसमें बहुत सारे लोग बुक होंगे, और खान साहब इंक्लूडेड। और इसके अलावा भी और अभी भी तक कुछ ये लगा। सिविलियंस आ सकते हैं इस बिल्कुल कार्रवाई के बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आएंगे भी, अच्छा। आ सकते हैं, आएंगे भी। मैंने आपको बताया पीटीआई की लीडरशिप के कुछ लोग हैं, अच्छा। कुछ रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, और ये रिटायर्ड तो नहीं, खैर एंकर जो हैं, व्लॉगर जो हैं, ये भी आएंगे उस लपेट में। अच्छा। और मैं इस बात पे ये मुझे दायरा कार यानी इतना वसी हो जाएगा। देखिए, जुर्म भी तो इतना बड़ा था ना, और मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की है ISPR ने आज जो बात की है कि हम एहतसाब अपना जो है वो कर रहे हैं, और ख़ुद एहतसाबी का अमल उन्होंने जो शुरू किया है, इसी का हमारा मुतालबा रहा है हमेशा कि फ़ौज सबसे ताकतवर इदारा है। जब वो खुद अपने अंदर अपनी मंजी के नीचे डांग फेरेंगे, अपना एहतसाब करेंगे, तो फिर और किसी के पास कोई बहाना नहीं रहेगा, ना अदलिया के पास, ना मीडिया के पास, ना पार्लियामेंट के पास, ना सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के पास, कि वो अपना एहतसाब क्यों नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये आगाज़ है, ये आगाज़ रहना चाहिए, आगे चलना चाहिए, और सबका एहतसाब होना चाहिए जो इस मुल्क को पब्लिक फंड के ज़रिए नुकसान पहुँचाते हैं, अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करें अपने प्राइवेट पैसे से, लेकिन पब्लिक पोजीशन को इस्तेमाल करके, पब्लिक मनी को इस्तेमाल करके, पब्लिक की दी हुई ताकत को इस्तेमाल करके आप इस तरह के जराइम करें, गैर आइनी, गैर कानूनी, और मुल्क को डिस्टेबलाइज़ कर दें, ये नाकाबिले माफ़ी जराइम है, और इस पर सबका एहतसाब होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है
कि ये जो काम शुरू हुआ है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, और बहुत सारे लोगों के लिए जो ताकतवर ओहदों पे हैं उनके लिए इसमें सबक भी होगा। बिल्कुल, ये एक मैसेज होना चाहिए उनके लिए कि जब जी ये एहतसाब का अमल शुरू होता है तो फिर उसकी लपेट में सब आते हैं, तो इसलिए अभी से संभल के चलें। बलूचिस्तान से मुतालिक भी कुछ बातें की हैं, उस पर आप बात करना चाहेंगे या टाइम अगर कम है हमारे पास तो? जी बिल्कुल, आप वो भी बड़ा अहम मौजू है, आप ज़रूर करें इस बिल्कुल। पर बात। DGISPR ने कहा है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी रियासती जबर के बयानिए बना रहे हैं। ये यानी कि ऐसा कुछ है नहीं, ये बयानिए बनाए जाते हैं। देखिए, बयानिया जो है ना बड़ी अहम चीज़ है, बनाया जाना और उसको काउंटर करना भी मेरे ख्याल में बड़ा अहम पिछले है। कुछ अरसे में ये बयानिया वर्ड इतना ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ हुआ है कि अब इसके अलावा कोई और वर्ड जहन में आता ही नहीं है आपके। ये नहीं, उसकी नैरेटिव उसकी बिल्डिंग, वजह ये है बयानिया बनाना। कि उसकी वजह ये है कि जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जिसको हम कहते हैं, उसकी आमद के साथ जो प्रोपेगेंडा है और जो झूठ का फैलाव है, फेक न्यूज़ का, वो बहुत बढ़ गया है। और उसकी ना सिर्फ बढ़ गया, स्पीड भी बहुत हो गई है। इस वजह से जो डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हम, जब जमहूरियत को सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है ना वो फेक न्यूज़ से है और झूठे प्रोपेगेंडा से है पूरी दुनिया में। ये सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, और ये इस पर बहुत काम हो रहा है, बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत किताबें लिखी जा रही हैं, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ऑलरेडी कानून साजी कर रहे हैं फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने की। जैसे नो नैरेटिव। न्यूज़ इज़ एवर द फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन। जी, और नो न्यूज़ इज़ एवर द फेक न्यूज़, इट्स डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन। ठीक है, लेट्स नॉट से इट चलें, अबाउट डिसइंफॉर्मेशन कह आवरसेल्व्स। लें, थैंक डिसइंफॉर्मेशन यू। कह लें। आपने ताज़ा ताज़ा कोर्स किया हुआ है उस पर। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस मिसइंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत आम है। ठीक है, इस डिसइंफॉर्मेशन में जो आप बात कर ले, फेक न्यूज़ ज़रा आम इस्तेमाल का वर्ड है, लोगों को समझ आता है, इसलिए हमारे खिलाफ यूज़ होता है, तो इसलिए हमने ये सीखा है कि हमें अपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी को अपने लिए ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक फेक है। न्यूज़। लेकिन मैं इस वक्त जर्नलिस्ट के तौर पे तो नहीं बात कर रहा, मैं तो एक पाकिस्तानी के तौर पे बात कर रहा हूँ, और एक जमहूरियत और आइन पसंद शख्स के तौर पे बात कर रहा हूँ कि जमहूरियत और आइन को सबसे ज़्यादा ख़तरा फेक न्यूज़ से है। ये मीडिया के लोगों को सोचना चाहिए, आप जैसे लोगों को, मीडिया के जो फेक न्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, और फिर उससे ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा फैलता है, और उसी को वो जहनों को इतना ज़्यादा पुरतशद्दद बना देता है। ये रिसर्च हुई है कि झूठा प्रोपेगेंडा लोगों के जहनों को पुरतशद्दद बना देता है, और फिर जब वो स्ट्रीट में आते हैं तो वो फिर वायलेंस की तरफ चले जाते हैं, और इसी से हंगामे जो पूरी दुनिया में फूट पड़ते हैं अचानक आजकल, बड़ी बड़ी जमहूरियतों में, यूरोपियन जमहूरियतों में फूटे हैं, और अमेरिका में भी जो पिछले इलेक्शंस के बाद वहाँ पे हुआ है, उसकी वजह ये है कि झूठा प्रोपेगेंडा। तो उसमें जो उन्होंने बात की है बलूचिस्तान की, देखिए उसमें प्रोपेगेंडा तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और झूठा भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जेन्युइन भी हैं। अगर आप समझते हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है तो आपने उसे काउंटर करना है। तो काउंटर करने में कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर कहीं ज़्यादती या जुल्म हो रहा है उसको मानना चाहिए और उसका अजाला करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उस पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। जो नौजवान नस्ल इस प्रोपेगेंडा से, इस नैरेटिव से मुतासर हो रही है, उनके साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, उनको वापस लाने में क्या? आपने ये कह दिया है जी कि ये झूठे प्रोपेगेंडे से ये लोग मुतासर हो गए हैं, ठीक है, कह दिया, मान लिया, अब आपने उसका तोड़ क्या निकाला है? तोड़ मोहब्बत, तोड़ उनके हकूक उनको दें और बताएं। आपने कह दिया कि इतने 100 अरब रुपया उनको गया है, और 17 जो बलूचिस्तान के वज़राए आला हैं पिछले, वो बलोच थे। ठीक है, ये बात, वो बलोच थे, लेकिन वो बलोच इलीट से उनका ताल्लुक था। आम बलोच तो उन 17 में से एक डॉक्टर अब्दुल मालिक ही आया ना, उस तरह के और बहुत सारे होंगे, उनको क्यों आगे नहीं आने दिया जाता? उनके खिलाफ या जेन्युइन जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अख्तर बेंगल की मैं बात करता हूँ, हासिल बजंजो को चेयरमैन सेनेट बनने से क्यों रोका गया? किसने रोका? क्या इससे प्रोपेगेंडा, वो जो झूठा प्रोपेगेंडा है, उसको फीड नहीं मिलती? जब हासिल बिजंजो जैसा शख्स, क्रेडिबल शख्स, ईमानदार शख्स, वो चेयरमैन सेनेट नहीं बन पाया क्योंकि फैज़ बाजवा और इमरान के प्लान्स कुछ और थे, तो उससे वो जो प्रोपेगेंडिस्ट जिनको आप कह रहे हैं कि जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको फीड मिलती है, उस वो कच्चे जहनों को मुतासर करते हैं। तो ये 3-4 जो है ना एवेन्यूज़, उस पर काम करना पड़ेगा। जुल्म कहीं हो रहा है तो रोकना पड़ेगा, जहाँ दहशतगर्दी होगी उसको काउंटर करें दहशतगर्दी को ताकत से, जहाँ पे लोग अपना काम करना चाहते हैं उनको रोज़गार के मौके प्रोवाइड किए जाएं, और
जो इलीट है बलोच, इलीट, उसको नवाजना, उसको उनके पेट भरना छोड़ दें, जो भी वजूहत हैं उसकी। आप में से कोई लोग मिले हुए हैं या कोई और लोग उनके साथ मिले हुए हैं, इन सबको रोक दें हराम कमाने से और हराम खाने से। और वो जो पैसा है बलोच अवाम का, वो बलोच अवाम तक पहुँचाएँ, पीने का पानी दें उनको, हॉस्पिटल दें उनको, स्कूल दें, अच्छे स्कूल दें जहाँ पे उनको उनको उनकी तरबियत हो, स्किल्ड लेबर क्रिएट करें, खाली उन्हें अली बे पे ना पढ़ाएं, और फिर वहाँ सड़कें बनाएं, लोगों को आसानियाँ लोगों के लिए पैदा करें। तो मेरा ख्याल इतनी कम आबादी है बलूचिस्तान की, बड़ी आसानी से, मोहब्बत से, जो आपका मेजॉरिटी तो अभी भी वहाँ की पुरअमन ही है ना, वो तो अभी भी पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं ना, वो तो अभी भी अपनी ज़िंदगियों को सिर्फ खुशहाल करना चाहते हैं ना। तो उस मेजॉरिटी को अपनी तरफ लाने के लिए आप इस बलोच इलीट से छुटकारा हासिल करें, और जो असल बलोच नुमाइंदे हैं उनको फोल्ड में लेके आएँ, और उनके ज़रिए उन कच्चे ज़हनों तक पहुँचे, उनको बताएं कि हम दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त हैं और हमसाए हैं, साथ रहना है। बिल्कुल ऐसा ही है कि प्रोपेगेंडा को काउंटर ज़रूर करें, लेकिन एटलीस्ट जेन्युइन कंसर्न्स को भी एड्रेस कर लें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।